नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए NIOS क्लास 12th के हिंदी का मैराथन क्लास। इसमें जो है हम सैंपल पेपर देखने वाले हैं। सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट। वो मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ वैसे तो सिलेबस वाली। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। काफ़ी बच्चों को डाउट था कि न्यू सिलेबस आएगा या ओल्ड सिलेबस आएगा, तो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने वो वीडियो बना रखी है। वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और साथ ही साथ आपको एंड में भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें जो है आपको मैं बताने वाला हूँ किस टाइप्स के जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और ये सैंपल पेपर जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बच्चों ने कमेंट किया था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई डाउट हो। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो सैंपल पेपर का PDF है, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर आने वाला है, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 मार्क्स जो थे आपके TMA के भी है। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, इस 100 को 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये 20 मार्क्स आपके इसमें ऐड हो जाएंगे और आपको 27 मार्क्स जो है वो लाना होगा। किसमें से? ये जो आप थ्योरी एग्जाम देकर आओगे आफ्टर कन्वर्जन में। मीन्स कि अगर आप 100 पेपर आप 100 मार्क्स का देकर आ रहे हो, अगर आपके 80 में से 27 है तभी आप पास हो पाओगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 मार्क्स का पेपर है 40 मार्क्स का कराता हूँ तो पास तो हो ही जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा करके आप फंस सकते हो, फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आप अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसको करने की कोशिश करना, तो कि 60% जो है आप अटेम्प्ट कर लो और उसको कर सको। ठीक है, अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन आने वाले। तो टोटल 34 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो है सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी है करना। और हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स जो है अलॉटेड है, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है 1 से 20 तक के क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब कि MCQ है। आपको MCQ दिए होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा और उनमें भी आपके चॉइस देखने को आपको मिल सकती है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन अटेम्प्ट करो, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जिसका आंसर आपको आता है वो लिख दो। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक है। ठीक है, MCQ के 20 क्वेश्चन है, मतलब कि 20 मार्क्स का जो है आपका MCQ हो जाता है। उसके बाद जो है बोला गया है 21 से 25 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें 3 अंक के 2 प्रश्न। ठीक है, 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 7 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 10 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या बोला गया है, 26 से 34 तक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। लघु उत्तरीय एक प्रश्न 1 के अंतर्गत 4 अंक के 2 तथा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 5 अंक के 2 प्रश्न। अब देखो क्या बोला है कि लघु उत्तरीय मतलब कि शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जो है 2 टाइप से आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर वाले, एक 4 मार्क्स वाला और एक 5 मार्क्स वाला, दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है दीर्घ प्रश्न 1 मतलब कि लॉन्ग आंसर 1 और लॉन्ग आंसर 2, दोनों के अंतर्गत कितने 6 मार्क्स वाला और 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि MCQ किस टाइप से आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको पूछ लिया गया, भरत का भारत प्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और कुछ चीजें जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उनमें जो पोयम वगैरह उनकी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या आपको अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद जितने भी कवि हैं, उनके जितने भी राइटर है और कवि है, उन सबके नाम आपको याद होने चाहिए कहानी के साथ और पोयम के साथ। ठीक है, तभी जो है आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में पूरी कर लेना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि सॉल्यूशन में आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपसे ये 20 तो MCQ हो जाता है। MCQ के आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे निम्नलिखित में से किन्हीं
3 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। अब ये शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं हम इनको। एक-एक वर्ड में इनका आंसर देना है। जैसे लिखा है यहाँ पे, अंडमान डायरी किसने लिखी है? रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है? एकांकी किस प्रकार का माध्यम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पाठ कौन से विद्या में लिखी गई है? ठीक है, तो ये देखो 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके, और इनके आंसर जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस सैंपल पेपर का पीडीएफ खोलोगे और एंड में जाओगे तो इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सही गलत में दीजिए। अब आपको इसमें रॉन्ग और राइट आंसर देना। जैसे बोला, अनुच्छेद लेखन में विषय केंद्रीयता आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोला, रिपोर्ट में घटना का तथ्यापरक वर्णन नहीं होता। तथ्यापरक मतलब कि एक सिचुएशन जो है वैसे नहीं रहेगी। मतलब रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आपकी, कि कब हुआ, क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, ये सारी चीजें रिपोर्ट में लिखी जाती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, जो इसमें बोला गया नहीं होगा। ठीक है, परिपत्र कार्यालय पत्राचार्य का अंक है, तो ये भी सही है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। बंगाल गजट अखबार सन 1870 में निकला था, तो ये गलत है, ये 1780 में निकला था। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 7 के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे पोयम में से दे दिया गया है, एक पैराग्राफ दे दिया है। ठीक है, एक काव्यांश दिया गया और बोला गया है कि इसको पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। तो देखो, इसको वैसे तो इतना पढ़ने के बाद आपको वैसे सॉल्यूशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो चैप्टर है उसकी पोयम पढ़ोगे, और उसके बाद पोयम के बाद उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे में दे रखा है। अगर आपको वहां पे कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस की, देखो अगर मैं सिलेबस कंप्लीट सिलेबस करवाने लग गया उस वीडियो में तो बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगी, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर की वो वीडियो बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको किसी चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर्स में डाउट हो तो वो बता दीजिएगा। मैं पेपर से 1-2 दिन पहले, देखो आज 10 तारीख है, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको जो है अगर कोई डाउट होता है तो 13 तारीख तक मेरे को डाउट जो है अपने बता देना। जो भी चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर का एक अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका एग्जाम अच्छे से जाए, जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एमसीक्यू इसमें भी दे रखे, आपको 7 एमसीक्यू दे रखे होंगे, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं 1-1 मार्क्स के। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू दे रखा है, हो गई है पीर में संकेत है। ठीक है, किस चीज की से संकेत है वो आपको बताना है। उसके बाद बोला, मनुष्य की पीड़ा को किसके समान माना गया है। ठीक है, तो ये बताना, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पीड़ा का अर्थ नहीं है, इसमें से कौन सा पीड़ा का अर्थ नहीं है। ठीक है, अन्याय का, समानता का, अशिक्षा का, शोषण का। तो समानता का समझ में आ रहा है, क्योंकि पीड़ा दर्द हमें कब मिल सकता है, जब हमारे साथ अन्याय हो, हमारा शोषण हो और हमें शिक्षा ना मिले। समानता में कभी पीड़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही पता लग जा रहा है। इस गद्यांश की शैली है, कौन सी शैली है ये पूछा गया है, वो भी आपको उस चैप्टर का जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है, इसमें दीवारों में से तात्पर्य नहीं है, इनमें से किस चीज का दीवारों से तात्पर्य नहीं है, वो भी बताना आपको। उसके बाद है, हिमालय में गंगा निकलने का तात्पर्य, हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य पूछा गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आ जाता है, बुनियादी का उपयुक्त अर्थ है, बुनियाद का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका अर्थ, वो पूछा गया। ठीक है, मकसद का यहाँ अर्थ है, मकसद का यहाँ पे क्या अर्थ है वो पूछा गया। उसके बाद आ जाता है, कवि बदलाव का आग्रह कर रहा है, कवि के अनुसार लाश का अर्थ है। अब देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए थे, 10 में से किन्हीं 7 का आपको आंसर देना है। तो ये मत सोचिएगा पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है, पेपर में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको करने में। बस आपको एक एक बार सारे चैप्टर्स जो है याद कर लेने हैं और सबको एक एक बार रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा और आपके जो है आराम से 70+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है ग्रामर पोर्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा, जो भी है आपका, जैसे प्रारूपण हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सैंपल पेपर के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे एक गद्यांश दिया गया, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर
वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, अब जैसे ऊपर काव्यांश दिया था वैसे ही सेम के सेम आपको क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। इसमें भी कुछ ऐसे 10 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे। इसमें जो है हाँ, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके 10 में से किन्हीं 7 का उत्तर देना है, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गद्यांश पढ़ोगे आप आंसर दे पाओगे, बस आपको एक बार चैप्टर पढ़ लेना है। बाकी जो इनमें से कुछ चैप्टर्स जो आप देखोगे वो न्यू वाले में और ओल्ड वाले सिलेबस में सेम टू सेम है। बस फर्क क्या है, जो अलग अलग उनमें चैप्टर्स थे उनको मिला के जो है इसमें एक चैप्टर बना दिया गया। जैसे चैप्टर 2 आप देखोगे तो उसमें 3 चैप्टर्स को इंक्लूड करके एक चैप्टर बनाया, उसका अगला चैप्टर देखोगे उसमें भी 2 चैप्टर को इंक्लूड करके एक चैप्टर बनाया गया, उसके अगले में भी ऐसे ही कर रखा है। तो जितने भी मोस्टली पोएम है उन सब में यही किया गया है, 2 चैप्टर्स को इंक्लूड करके एक बना दिया गया है, मर्ज करके। ठीक है, गद्यांश के लेखक का नाम पूछा है। उसके बाद बोला परवश होने का अर्थ नहीं है, इनमें से क्या परवश होने का अर्थ नहीं है वो पूछा गया है। गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, तो इसका कुटज नाम है। इसमें दिया भी गया, ऐसे पता लग जा रहा है कुटज अपने मन पर सवारी करता है। ठीक है, तो कुटज से लिया गया है ये। मिथ्या का उपयुक्त अर्थ है, मिथ्या वैसे झूठ को बोला जाता है। इसके बाद बोला है इस अंश में जनक की किस विशेषता के कारण उदाहरण दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आडंबर का सही अर्थ पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद मन के किस पक्ष को उभारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, छंदावर्तन का उपयुक्त अर्थ है। छंदावर्तन का अर्थ पूछा गया। देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इनके एमसीक्यू वगैरह के इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि पीछे आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है मिथ्याचार का उपयुक्त संधि विच्छेद पूछा गया है। तो देखो मिथ्या प्लस आचार, ठीक है, मिथ्या प्लस 4 वैसे बोला गया, यहाँ पे मिथ्या प्लस 4 नहीं होता, मिथ्या प्लस आचार होता है। ठीक, परवश का सही अर्थ है, परवश का क्या सही अर्थ है ये पूछा गया, ये बता दोगे आप। अब जो है यहाँ से आ जाते हैं आपके व्याकरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जो मैंने सिलेबस बनाया था वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स की व्याकरण आएगी, ज्यादा मार्क्स की नहीं आने वाली। जैसे आप विकास का भी लिख सकते हो, विदेश का भी विलोम शब्द पूछा गया तो ये दोनों तो आप लिख सकते हो। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया, तो उपसर्ग जो है वो आगे लगता है, प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है। मीन्स की जैसे यहाँ पे तीव्रता का पूछा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए, तो तीव्र प्लस ता, तो ता क्या है, प्रत्यय है, और तीव्र मूल शब्द है। ठीक है, सुदृढ़, तो सु जो है वो उपसर्ग है, दृढ़ क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। विराम चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह जैसे कॉमा हो गए, पूर्ण विराम हो गए, ये सब लगाना है। जैसे हाय, डर के मारे मेरे प्राण पखेरु हो गए, तो देखो इसमें हाय के बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। आप देखो इनको पढ़ना है और इनको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिस्टेक है, तो जो मिस्टेक्स होंगी उनको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। ठीक है, तो इसको सही से पढ़ना और इसमें क्या करेक्शन है वो देखना एक बार। रामू को काटकर फल खिला दो, रामू को काट के थोड़े ना फल खिलाएंगे, फल काटकर रामू को खिला दो, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद 5th वाला है निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए। संयुक्त वाक्य बनाना है इनको जोड़कर। ठीक है, एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, बाहर साइकिल चुरा ले गए। ठीक है, तो इनको तीनों को जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए और साइकिल चुरा कर ले गए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखिए, तो श्रीमती का और रुपया का शुद्ध रूप बोला गया, मतलब कि ये गलत लिखे हैं इनकी स्पेलिंग, इनको आपको करेक्ट करना है। इसके बाद बोला निम्नलिखित को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में इसको बदलना है, मैं चल नहीं सकता, तो इसका बन जाता है मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, इस तरीके से इसका भाववाच्य बन जाएगा। उसके बाद संधि विच्छेद बोला, संधि विच्छेद में 2 शब्दों को मिला के, मतलब कि जब हम उनको तोड़ते हैं तो दोनों वर्डों का क्या होता है, एक अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे जन्मोत्सव बोला गया है, तो जन्मोत्सव क्या बनेगा, जन्म प्लस
उत्सव, तो जन्मोत्सव बन जाता है ये, ठीक है। ऐसी स्वाधीन बोला है तो स्व प्लस आधीन, तो स्वाधीन बन गया, ठीक। उसके बाद बोला है विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए। तो अब यहाँ पे आपको समास, देखो समास के लिए जो है आपको एक वीडियो सेपरेटली देखनी पड़ेगी। समास के नाम जैसे देशभक्ति जो है और रात दिन जो है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो देखनी होगी। वैसे भी मैंने एक पहले जो है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, तो आप उसको भी देख लोगे तो ये आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो एक ये वीडियो और एक ओल्ड सिलेबस वाली वीडियो, दोनों देख लेना, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर भी कर रखी है। इक प्रत्यय से दो शब्द बनाने, इक प्रत्यय, तो इक जो है लास्ट में आना चाहिए और आगे कोई भी सब वर्ड आ सकते हैं, जैसे मास प्लस इक, तो क्या बन जाता है मासिक, ठीक है, यानी महीने वाला। ऐसे सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक हो जाएगा, दो वर्ड बन गए, काम खत्म, ठीक है। गागर में सागर भरना, मुहावरे का, अब देखो इस मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए बोला है, और क्या बोला, उत्तर बड़ी बात काक थोड़े शब्दों में कहना, अर्थ सहित वाक्य में परिवर्तन कीजिए। उसके बाद उत्तर बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना, ठीक है, ये इसका उत्तर यहीं पे दे दिया है। तो आपको इसका क्या करना है, वाक्य में परिवर्तन करना है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास, समास को यहाँ पे समास हो गया, समास पूछा गया और उत्तर आपको यहीं देखने को मिल जा रहे हैं, इनके उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन, ठीक है। इसके बाद सदैव शब्द में स्वर संधि कौन सा भेद है, तो वृद्धि संधि, संधि का संची हो गया। कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरा घर यहाँ से दूर है, वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान। तो देखो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कितने करने थे, 10 करने थे, तो कोई भी 10 आप कर लोगे और आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो आपके पास काफी ज्यादा चॉइस है, पेपर इजी होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रामर भी, अगर आप कुछ भी करते हो ना, तो लगभग लगभग देखो यहाँ पे आपके कम से कम 5 से 7 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए व्याकरण में, इतनी कोई ज्यादा टफ नहीं है ग्रामर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सप्रसंग व्याख्या, जो कि मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे देखोगे ए के संग धाय नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगुनी गए जू भरी आनंद मड़े नहीं, धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सोऊं, अब तो उपाय एक चित्त में सदे चढ़े चढ़े नहीं, कैसी करूं कहाँ जाऊं कोसे कहूं कौन सुने, कहूं तो निकासूं जासे दर्द बढ़े नहीं, ऐ मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिनते, कड़े को अबीर पे अहीर तो कड़ी नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको ये मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ, पद्माकर चैप्टर से लिया गया है ये, ठीक है। जो पद्माकर कवि है उनसे लिया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इनमें नाम बोल दिया गया था। इसको ढूंढना ज्यादा टफ नहीं होगा आपको, तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। और जो मेन है व्याख्या के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए, वो है आपकी एक तुलसीदास की कविता, एक है आपकी मीराबाई वाली, दूसरी पद्माकर की हो गई। ऐसी 3-4 मैंने उसमें वो बता रखी हैं, आप उनको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आप देखोगे, आप यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये 4 मार्क्स का आने वाला है सप्रसंग व्याख्या, जिसमें 1 मार्क्स का आपका प्रसंग होता है, जो कि 3 से 4 लाइन में, 3 लाइन में आपको खत्म करना होता है। उसके बाद जो बाकी का 3 मार्क्स का होता है, वो इन सब की पूरी व्याख्या, मतलब कि इसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा, जो कि आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको रट्टा मार सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान, सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग, तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश, बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरा नाम से, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि गांव वगैरह में आप जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि आपके दादा वादाओं को जो है गांव, पूरा गांव जानता होता है, लेकिन अगर आप पापा के पास जाओगे, मतलब कि आपका जो पापा होंगे उनको कौन जानता होगा, 4-5 लोग जानते होंगे, और आपको कौन, आपका पड़ोसी तक आपका नाम नहीं जानता होगा। तो ये आज की बात हो रही है कि आज के टाइम पे शहरों में देखोगे आप, तो किसी को अगल बगल की गलियों का ही नहीं पता होता, किसका नाम क्या है, कौन कहाँ रह रहा है, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है आपके शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो जाते हैं 3-3 मार्क्स वाले,
ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको इनमें से करने हैं। पठित दोहों के आधार पर पर बिहारी को किन्हीं 3 भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद बोला संयुक्त परिवार कविता का मूल संदेश लिखिए। तो जो ऊपर कविता थी ये संयुक्त परिवार की ही थी, ठीक है। उसके बाद बोला नक्शे कविता में पर्यावरण के प्रति चिंता किस प्रकार व्यक्त हुई है, ठीक है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको एक अपठित काव्यांश दिया गया है शायद से, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके आंसर आपको नीचे देने हैं, जैसे जलजात कहाँ खिलता है और कवि में कहाँ खिल रहा है, कविता में आंखें फेर लेने के लिए क्यों कहा गया है, मृतक में भी डाल देगी जान का आशय स्पष्ट कीजिए, किसी शिशु के मुस्कान का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब आप किसी दृश्य को देखकर अपने स्फूर्ति का संचार हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये गद्यांश आ गया, सॉरी काव्यांश आ गया। इन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना जरूरी है, इसमें एक भी चॉइस नहीं है, आपको 5 के आंसर देने होंगे, जितने आते हो उतने दे देना, जो नहीं आ रहा हो समझ में उसको छोड़ देना। लेकिन कोशिश ये करना कि आपको चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, आपको सबके आंसर देने ही देने हैं, चाहे आप कुछ भी लिख के आओ। शीट जो है आपको अप्रॉक्स 20+ भरनी है, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि हिंदी के पेपर में, वैसे तो 20 बहुत कम बोल दी मैंने, 26 जो है आप भर देना। 20+ है तो आपको कम से कम 20 भरनी है और मैक्सिमम आपको 26+ भरनी है। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है, अगर आपको पास होना है तो इन दोनों शीट के बीच में आपको भर देनी है, सारे आंसर लिखने हैं आपने, कोई भी आंसर नहीं छोड़ना। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, जो वर्ड लिमिट बोली गई है उससे ज्यादा ना ले जाएं, उससे कम भी ना रखें, वरना आपके मार्क्स कट जाते हैं। वर्ड लिमिट का मतलब है जैसे ये बोला गया है 50-60 वर्ड्स, तो 50-60 वर्ड्स मतलब कि 4-5-6 लाइन का आंसर आपका हो, ठीक है। 4 से 6 लाइन के बीच में आपका आंसर खत्म होना चाहिए। वैसे 5 लाइन का मिनिमम हो तो सही रहेगा, 4 लाइन का बहुत छोटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे चीफ की दावत से क्वेश्चन पूछा गया है, और कुर्जी पार्ट से पूछा गया, और पीढ़िया और गिट्टिया पार्ट से पूछा गया है। इन 3 पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से आपको कोई 2 आपके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर ज्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, सिर्फ 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स के पोयम में से, 6 मार्क्स के गद्यांश वाले चैप्टर में से, ठीक है, कहानी वाले में से। बाकी जो आपका आएगा सब प्रसंग व्याख्या आएगी, तो वो जरूर कर लेनी है आपने, जो जो चैप्टर मैंने बताए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ के नीचे आंसर देने हैं। तो ये भी ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, 5 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने हैं। इनमें आपको इन्हीं गद्यांशों में ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप पोयम वाले काव्यांश में बेशक आप गलती कर जाओ, लेकिन गद्यांश में जो है आप गलती नहीं करेंगे। 5 के 5 मार्क्स तो मैं आपके पक्के समझ लेता हूँ। तो देखो 1 मार्क्स का आंसर है, इसको 2 से 3 लाइन, 2 लाइन में या 3 लाइन में खत्म कर देना। और जो भी आंसर लिखोगे एज इट इज इसमें से उतार के नहीं लिखना है, आपने आंसर अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। सेम टू सेम नहीं चेप देना कि अगर आपको पता लग रहा है यहाँ से यहाँ तक लाइन है उसका आंसर बन गया, तो आपको ऐसा नहीं करना कि एज इट इज उतार दिया उसको। आपको क्या करना, उस आंसर को मॉडिफाई करना है, अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू आप उसको एज इट इज उतार दो। अगर आप एज इट इज उतारोगे तो 1 की जगह आपको आधा मार्क्स मिलेगा, या हो सकता है मार्क्स भी ना दे टीचर। तो क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए, तो आपको ये आदत होनी चाहिए कि आंसर आप खुद बनाओ, ठीक है। तो उसमें से देखना और आंसर अपने अकॉर्डिंग बनाना है। और हिंदी में तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हिंदी में आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रश्न में से एक प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी मांगी गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उच्च अधिकारी को एक टिप्पणी लिखी। अब टिप्पणी कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी एक पीडीएफ जो है चैप्टर का वो दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा किस तरीके से जो टिप्पणी लिखा जाता है। एक कर्मचारी ने अपने पदोन्नति के लिए आवेदन किया है, उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो ये भी कैसे करना वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, एक और टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया 3-3 मार्क्स के। सामान्य व्यवहार की हिंदी भी हिंदी का एक प्रयुक्ति क्षेत्र है।
कथन के पक्ष में उदाहरण देते हुए टिप्पण लिखिए। ठीक है, टिप्पण यहाँ पे भी लिखा है। उसके बाद बोला वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त जाने वाली हिंदी को किन्हीं 3 विशेषताओं का साधारण उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में दीजिए। तो जनसंचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आंसर देखने को मिल जाएंगे, आपको आंसर दे रखे हैं। बाकी जो आप ये नीचे देखोगे उनके आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको कार्यालय पत्राचार जो कि चैप्टर नंबर 20 है वो करवाने जा रहा हूँ। देखो, कोई भी पत्र अगर आप लिखते हो तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और प्रभावशीलता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पत्रों के प्रकार तो 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है अब मैं आपको बता देता हूँ। औपचारिक जो होते हैं व्यवसायिक पत्र होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं और आवेदन और प्रार्थना जो आपके स्कूल वगैरह में लिखे जाते हैं, ऑफिशियल हो गया, और ये बिजनेस वगैरह पर्पस के लिए। अनौपचारिक में कौन कौन से आ जाते हैं, आपके बधाई पत्र आ जाते हैं, शुभकामना आ जाते हैं, निमंत्रण हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया और बाकी के पत्र जो है इसी में आ जाते हैं। अब ये स्टार्ट कैसे होता है तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको लिखना है, इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, महोदय लिखा, फिर आपने मेन चीज़ लिखी, धन्यवाद भवदीय, नाम लिखा और एड्रेस लिख के ख़त्म। अनौपचारिक पत्र को कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपको कैसे भी लिख सकते हो। वैसे आपको ये संबोधन और वगैरह दे रखा है, ये आप देख लेंगे कि किस रिलेशन में क्या चीज़ें यूज़ करनी है स्टार्टिंग में और एंड में। ठीक है, कार्यालय पत्राचार जो है हमारे बिजनेस ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है, तो इसको कैसे लिखा जाता है ये बता दिया गया है। आपके कार्यालय पत्राचार में देखो कौन कौन से पत्र आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेगा कि कौन सा इसका हिस्सा कौन सा नहीं है। तो जैसे हो गया शासनादेश या राज्यादेश, सरकारी, अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय, शासकीय, अशासनीय, गैर सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय शासन, ज्ञापन, अधिसूचना, उद्घोषण। ठीक, उसके बाद जो है आपको सूचना यानी नोटिस हो गया, ऑर्डर हो गया, अनुस्मारक हो गया, पृष्ठांकन हो गया, प्रस्ताव हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गया, तार हो गया, निविदा सूचना हो गया और स्वीकृति मंजूरी पत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ बता रखे, जैसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र किस तरीके से लिखना है आपको ये बता दिया। यहाँ पे संख्या लिखोगे, भारत सरकार, ये एड्रेस डाला, उसका सेवा में लिख के अपना एड्रेस डाला, फिर विषय बीच में लिखना है आपने, फिर महोदय लिख के आपको स्टार्ट कर देना, भवदीय यहाँ लिखा, ख़त्म। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया पत्र का। अर्ध सरकारी होगा तो उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे संख्या नंबर लिखी, पत्र संख्या लिखी, क ख ग नाम हो गया, भारत सरकार लिखा, यहाँ पे दिनांक डाला, प्रियवर लिख के स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और नीचे प्रिय आपका, ख़त्म। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी में क्या अंतर है, तो ये आपको अंतर दिया गया, तो ये अंतर भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं इन दोनों चैप्टर के, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए मिस नहीं करना आपने बिल्कुल भी। इसके लिए आपका नमूना इसका आ जाता है, किसका, कार्यालय ज्ञापन का। ये नमूना आपने नहीं लिखना, नमूना का मतलब सैंपल होता है। ठीक है, इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं, तो ये नमूना नहीं लिखना। आपका मेन जो पत्र है वो यहाँ से केंद्रीय हिंदी संस्थान से स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद कार्यालय आदेश, परिपत्र को आपको इस तरीके से लिखना है। ये सारे जो है आपको इसका फॉर्मेट देख लेना, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं जा सकता वरना वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसका फॉर्मेट क्या है आपका, आवेदन पत्र का। आवेदन पत्र मतलब जो एडमिशन का, अभी आपने पीछे देखा था सैम्पल पेपर में जो है एक आवेदन वाला पूछ रखा था, तो इस तरीके से आवेदन पत्र लिखा जाता है। ये आप देखेंगे, जिस चीज़ के लिए लिखा है आवेदन वो लिखोगे आप उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जिसने आवेदन के लिए मतलब जिसे आप आवेदन के लिए अप्लाई, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो जॉब वगैरह के लिए, उस जगह का एड्रेस आएगा यहाँ पे।
महोदय लिख के फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे कहाँ पे जो है आपने इस आवेदन के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें डालोगे। उसके बाद अपनी शैक्षिक योग्यता डालोगे, अगर वैसे टीचर वगैरह के लिए जॉब निकली हुई है, फिर आपका एक्सपीरियंस डालोगे, फिर आपकी रुचि, एक तरीके से रिज्यूम जैसे तैयार करते हैं हम, वो सारी चीज़ें, रुचि एवं खेल मतलब किस चीज़ में आपका जो है मन लगता है, हॉबीज़ जिसे हम कह सकते हैं। और लेखन अनुभव मतलब आप क्या क्या लिख सकते हो, लैंग्वेज वगैरह लिखोगे। प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ मतलब कि आपकी जो सर्टिफिकेट वगैरह की फ़ोटोकॉपीज़ ऐसे करके लिखोगे कि साथ में लगा दी गई है, डेट डालोगे आज की, मतलब जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट डालोगे। यहाँ पे आपको डेट जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आप डेट डालोगे वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की डालनी है, उससे ज़्यादा पुरानी डेट नहीं डालनी है, और ना ही उसी दिन की डालनी है जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो। यानी 15 को आपका एग्ज़ाम है, 15 अप्रैल को, तो 15 तारीख नहीं डालनी है आपको, इसकी जगह 14 तारीख डाल देनी है या 13 तारीख डाल देनी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक डेट डाल देना। 14 अप्रैल 2024। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक बार, यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा इसको शॉर्ट में बताया गया है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, क्योंकि देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, और मेरे को ये भी पता है आप लोग पूरी वीडियो कभी नहीं देखते हो। तो जो भी आपको डाउट हो, जो भी चैप्टर आपको समझना हो पर्टिकुलरली, उसका आप मेरे को कमेंट कर देना। उसी चैप्टर की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मतलब चैप्टर वाइज अलग अलग बना के मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको करते हैं एक बार, उसको जो है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है टिप्पण और प्ररूपण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों में अंतर क्या है ये आपको देख लेना है। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर देखो। टिप्पण जो है इंग्लिश का वर्ड है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, इंग्लिश शब्द नोटिंग का मीनिंग होता है। ठीक है, टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ किसी मामले में राय या सम्मति देना होता है, मतलब कि कोई राय, सजेशन टाइप आपको देना होता है। ठीक है, इसका मेन काम ये होता है। अब देखो टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। टिप्पणी शब्द पढ़ चुके हैं, कविता का गद्य के प्रमुख अंशों की, जो आप जब कविता को देखोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी। तो टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है वो यहाँ पे बता रखा है। टिप्पणी और टिप्पण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपके सामने उनके भेजो, सॉरी, किया जाए तो आपको उनमें भेद समझना चाहिए। यहाँ टिप्पण के बारे में विस्तार में चर्चा की जाएगी। देखो यहाँ पे देखेंगे हम, इस लाइन में बोला गया है, टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि टिप्पण विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों का संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसे हरे रंग की नोट शीट पर लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो टिप्पणी है वो नॉर्मल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं गैर सरकारी है, और टिप्पण जो है वो सरकारी कामों के लिए प्रयुक्त होता है, अधिकारियों कर्मचारियों में आपस में। गैर सरकारी क्या, ऑफिशियल बोल सकते हैं हम, ऑफिशियल जो है ऑफिशियल में यूज़ होता है, व्यावसायिक में। और जो टिप्पणी है वो व्यावसायिक में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, फाइलों का गठन, टिप्पण भाग, पत्राचार भाग। तो अब देखो यहाँ पे टिप्पण भाग और पत्राचार्य भाग बता रखा है। तो फाइल पर टिप्पण लिखने की पद्धति क्या है, मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार, मतलब जो भी पिछले पत्र वगैरह होंगे उनका सार, मतलब कि उसकी समरी आ जाएगी। विचाराधीन मुद्दे का विवरण, फिर उसका विवरण मतलब कि डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसका एक्सप्लेन करोगे। आवती या प्रशासनिक मामले पर कार्यवाही का सुझाव, उसके बाद अपना सजेशन दोगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती, बिल्कुल शॉर्ट में होती है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे, कार्यालय का एक सहायक एमए करना चाहता है, उसके आवेदन के संदर्भ में नियमित टिप्पण नमूना लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम संख्या डाल दोगे, कुछ भी डाल देना। पृष्ठ संख्या डालोगे यहाँ पे, पत्राचार का संख्या। बाद देखो यहाँ पे दे नहीं रखा, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देना। श्री करमचंद तकनीकी सहायक ने अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संध्याकालीन कक्षाओं में पढ़कर हिंदी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। श्री करमचंद बीए पास है, बता दिया कि ये कितने पास है और क्या चाहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, अब ये अपना सजेशन देंगे। आवेदन में यह भी
भाषण दिया गया है कि इसके कारण उनके सरकारी काम पर कोई अन्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सहायक लिख के हस्ताक्षर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको दूसरा दे रखा है, आपके अनुभाग के निम्न श्रेणी के लिपिक के विरुद्ध अवज्ञा की शिकायत प्राप्त हुई है, इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने के लिए टिप्पण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है। श्री कृष्ण लाल निम्न श्रेणी लिपिक, ठीक है, यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है निश्रेली। निम्न श्रेणी लिपिक के विरुद्ध अनुभाग के अधीनाक्षक ने शिकायत की है कि वे कार्यालय के काम के प्रति बहुत लापरवाह है। वे प्रायः बिना अनुमति के लिए कार्यालय में से अनुपस्थित रहते हैं, कभी कभी बिना छुट्टी मंजूर कराए कार्यालय नहीं आते। पिछले महीने वे 5 दिन कार्यालय से अनुपस्थित रहे। इस अवधि की छुट्टी के लिए उन्होंने पूर्व अनुमति भी नहीं ली। ठीक है, इससे पहले वे प्रशासन भाग में काम करते थे, वहाँ इनका अपने अधिकारियों के साथ आचरण ठीक नहीं था। वहाँ इन्हें अपने आचरण में सुधार ठीक है, ये इधर लिख दिया, सुधार करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी। ऐसा लगता है कि श्री किशन लाल के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ से आपका सजेशन स्टार्ट हो गया है। इसके लिए इनका बिना अनुमति लिए कार्यालय में अनुपस्थित रहना और छुट्टी मंजूर कराए बिना दफ्तर ना आना कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध है। इस बारे में श्री कृष्ण लाल को स्पष्टीकरण देने को कहा जा सकता है। ठीक है, सजेशन हो गया ये। साइकिल का नाम लिखा, डेट डाली, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको टिप्पण जो है लिखना होता है। मैंने अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप की थी, जैसे टिप्पण लेखन के प्रकार। क्या क्या प्रकार होते हैं? एक होता है नियमित टिप्पण, एक होता है अन्य नियमित टिप्पण। ठीक है, नियमित टिप्पण को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया अंतर्विभागीय। अंतर्विभागीय मतलब विभाग के आंतरिक प्रयोग में, मतलब कि एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर इंटरनल पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया टीचिंग का लैंग्वेज जो टीचिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्कूल हो गया, या फिर सपोज एक स्कूल ले लिया मैंने। ठीक है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट है टीचिंग डिपार्टमेंट, तो उसमें जो है वो सारे की सारी चीज़ें उसी में आ गई। ठीक है, उनमें आपस में जो बात हो रही है उसमें टिप्पण लिखा गया। अंतर्विभागीय टिप्पण मतलब 2 विभाग, एक हो गया एजुकेशनल हो गया, एक स्पोर्ट्स वाला हो गया, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी, तो वो किस में होगी? अंतर्विभागीय टिप्पण होगा। ठीक है, दोनों के अगले अगर टिप्पण लिखा जाए तो 2 विभागों के बीच की बात है। अंतर्विभागीय भी 2 प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर, एक अधिकारी स्तर पर। अब जो है ये अंतर्विभागीय जो है, एक इधर वाला एक उधर वाला, उसमें भी क्या है 2 होते हैं। एक होता है सहायक स्तर, मतलब कि एक हेल्पर वाला होगा, एक अधिकारी जो ऑफिसर वगैरह होंगे उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक टेबल वो बना दिया गया है, फ्लो चार्ट टाइप का। नियमित कार्यालय टिप्पण में क्या क्या होगा? अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होगा, आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है। क्या बोला जा रहा है? सामयिक और रोजमर्रा के टिप्पण को नियमित टिप्पण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको उनके एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। ठीक है, अन्य नियमित टिप्पण तो सहायक द्वारा टिप्पण लेखन। सहायक द्वारा अगर कोई सहायक टिप्पण लिखता है तो क्या क्या लिखेगा? आवती में क्या मांग की गई है। आवती में मतलब कि जो आया है उसमें क्या मांग की जा रही है। पत्र भेजने वाले ने उक्त मांग किस आधार पर की है, कि अगर वो मांग करी गई है तो किस आधार पर, किस बेसिस पे वो आधार मांगी गई है, मांग की गई है। मांग के संबंध में सरकारी नियमों में क्या स्थिति है, मतलब कि क्या स्थिति है, कि मतलब कि वो जो उसकी मांग जो है हम पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहाँ तक वो उचित है, वो सारी चीज़ें देखना। कार्यालय के काम की दृष्टि में वह मांग कहाँ तक उचित है। अगर वो मांग जो है की गई है, वो ऑफिस में जो है किस तरीके से जो है मतलब कि ऑफिस का काम भी ना बिगाड़े और उसकी मांग जो है वो भी पूरी हो जाए, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएगी। अंत में सहायक पत्र पर कार्यवाही के बारे में अपना सुझाव देगा। ठीक है, अब जब उसको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है, तो वो अपना सजेशन देगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। नीचे अभी हमने यहाँ पे देखा कि इस बारे में हम श्री किशन लाल को स्पष्टीकरण देने को कहा जा सकता है। तो ये क्या दिया? एक सजेशन दिया कि भाई ऐसा वो क्यों कर रहा है, छुट्टियाँ इतनी क्यों कर रहा है बिना बताए, तो उसका एक स्पष्टीकरण मतलब उसका एक्सप्लेन करे, ये कहा गया है। ठीक है, अधिकारी द्वारा अगर कोई टिप्पण लिखा जाए तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उक्त टिप्पण के संदर्भ में श्री करमचंद को सूचित किया जा सकता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर एमए करने की अनुमति दी जाएगी। कि अब देखो, आप टिप्पण लिखा गया ऊपर के अधिकारी को कि जो है वो अनुमति मांग रहा है किशन लाल, उसको अनुमति दी जाए।
तो अब अधिकारी ने लिख के दिया है कि हम जो है उसको कुछ शर्तों पे ही कर सकते हैं। पहली शर्त क्या है, पढ़ाई के कारण कार्यालय के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कि ऑफिस के काम पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह अनुमति लोकहित में बिना कारण बताए किसी भी समय वापस ली जा सकती है। मतलब जो परमिशन पढ़ाई के लिए दी गई है वो कभी भी वापस ली जा सकती है। आदेशार्थ प्रस्तुत है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हस्ताक्षर वरुण, अधीक्षक, अनुभाग विभाग अधिकारी, सॉरी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी दिया गया है, श्री करमचंद को यह भी सूचित कर दिया जाए कि यदि परीक्षा के समय कार्यालय में काम अधिक हुआ तो उन्हें छुट्टी देना संभव नहीं होगा। कार्यालय आदेश का मसौदा प्रस्तुत करें। ठीक है, यह अनुभाग अधिकारी हो गया। यहाँ पे अधीक्षक आदेश अनुसार कार्यालय आदेश का संशोधित मसौदा अनुमोदन हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। यहाँ पे साइन वगैरह होंगे, अब यहाँ पे दूसरे साइन होंगे। ठीक है, दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है। तो उसके लिए पहले आपको मैं ये लाइन पढ़ के समझा देता हूँ आखिर यहाँ पे बोला क्या गया है। मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि नीचे करा क्या गया। यदि अधिकारी सहायक के टिप्पण में से सहमत ना हो और उन पर निर्णय लेने में सक्षम ना हो तो वह सुझाव के साथ टिप्पण को आदेश के लिए उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह सहायक की तरह बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा, मतलब हेल्पर की तरह क्या करेगा, बाईं ओर लेफ्ट साइड जो है वो साइन करेगा। कौन, अधिकारी अपने ऊपर से अधिकारी के लिए लिखेगा और लेफ्ट साइड जो है साइन करेगा, क्योंकि वो उससे नीची पोस्ट पे है, एक तरीके से हेल्पर हो गया उनके लिए। यदि उच्चतर अधिकारी प्रयुक्त टिप्पण में सहमत होगा तो वह टिप्पण के दाईं ओर पूरे हस्ताक्षर करके फाइल को अनुभाग में लौटा देगा और अनुभाग उत्तर भेजने की कार्यवाही करेगा, जैसे नीचे टिप्पण लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। अभी आपने टिप्पण लेखन के स्वरूप के बारे में, उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस आधार पर आप टिप्पण लिखने का प्रयास करें। ठीक है, फिर अधिकारी द्वारा सहायक टिप्पण, अधिकारी जो है सहायक को टिप्पण लिखेगा तो वो किस तरीके से लिखेगा। तो यहाँ पे आगे सहायक निदेशक, उप निदेशक। ठीक है, तो ये साइन वगैरह का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका प्रारूपण आ जाता है। प्रारूपण में क्या बोला गया, आपको ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, ये ध्यान में रखना। प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार्य के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णत विषय पर आधारित हो। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ रहित बातों से बचा जाए। ठीक है, यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। शुद्धता तथ्यात्मक सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। नेक्स्ट बोला गया, प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज हो। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रख लेना। आपको पूछ लेगा क्वेश्चन, प्रारूप की विशेषताएं क्या है। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी एंड होती है। अगर कोई भी डाउट हो, मैंने जैसे अभी काफ़ी बार रिपीट किया कि कोई डाउट हो, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। जिस भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उस चैप्टर का नाम लिखें, सिलेबस जो है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या कॉल करके डायरेक्ट आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक के बारे में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।